हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर उदय कुमार दुबे। स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स की ई पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने के लिए उपलब्ध हुए हैं वो विषय हमारा है सम सीमांत उपयोगिता का सिद्धांत। इंग्लिश में इसे हम लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी के नाम से भी जानते हैं। इसकी पहली क्लासेज में हम लोगों ने चर्चा किया था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, उपयोगिता ह्रासमान नियम की बात हम लोग कर रहे थे। यह सिद्धांत करीब करीब उन्हीं मान्यताओं को अडॉप्ट करते हुए थोड़ी सी इसके आगे की प्रक्रिया है। आगे की प्रक्रिया क्या है, पहले बेसिक अंतर समझ लेते हैं और उसके बाद फिर देखते हैं कि इसके और उस पिछले सिद्धांत में और इस सिद्धांत में अंतर क्या है। जहां पर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी यह बताता है कि प्रत्येक इकाई के एक अतिरिक्त मात्रा को उपभोग करने के कारण उपभोक्ता को प्राप्त होने वाली उपयोगिता गिरती हुई दर से प्राप्त होती है। ठीक वहीं दूसरी तरफ लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी इस कंसेप्ट को तो अडॉप्ट करता ही करता है, लेकिन वो यह बताता है कि इस अवस्था में उपभोक्ता जब दो वस्तुओं के बीच में या दो से अधिक वस्तुओं के बीच में उपभोग के क्रम को तय करेगा तो वह कौन सा कॉम्बिनेशन होगा जो उसे समान संतुष्टि को प्राप्त कराएगा या उसको समान संतुष्टि प्रदान करेगा। आप इस बात को ऐसे भी समझ सकते हो कि लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी या समसीमांत उपयोगिता का सिद्धांत मुख्यतः उपभोक्ता के कई सारे वस्तुओं के विकल्पों में से प्राप्त करने के लिए उस दर को बताता है जहां उपभोक्ता प्रत्येक विकल्पों को मिला करके एक समान संतुष्टि के बोध को स्पष्ट करने की बात करता है। या यह कह दिया जाए कि जब उपभोक्ता एक से अधिक वस्तुओं को उपभोग करता है तो किन वस्तुओं के किस विकल्प को कितनी मात्रा में उपभोग करेगा एक विवेकशील उपभोक्ता, जहां उसको समान सीमांत उपयोगिता प्राप्त होगी, इस बात के ऑप्शंस को बताने की बात करता है, इस बात के कॉम्बिनेशंस को बताने की बात करता है, इनके विकल्पों को बताने की बात करता है। छात्रों, एक प्रश्न ये दिमाग में आप रख सकते हैं कि एक यही सिद्धांत हमारी इंडिफरेंस कर्व का भी था, बट इंडिफरेंस कर्व दो वस्तुओं के विकल्प को बताता था जहां समान संतुष्टि प्राप्त होती थी। यहाँ दो उन कॉम्बिनेशंस को बताता है जहां पर दो से अधिक वस्तुओं के या एक से अधिक वस्तुओं के उपभोग से उन्हें समान उपयोगिता को प्राप्त करने की बात होगी। आइए इस सिद्धांत को देखने की बात करते हैं। समानतः यह सिद्धांत प्रोफेसर गोशन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। एज अर्लियर वी हैव टू डिस्कस दिस थ्योरी इज इंट्रोड्यूस्ड बाय प्रोफेसर गोशन, and this is a second law given by Professor Goshen, basically for assuming the for calculating the various combination where the consumers are able to get the equisatisfaction. So that this theory is also be known as the Goshen's second law, or we can say this theory is law known as the law of equimarginal utility. A student, as per Professor Goshen's views, law of equimarginal utility is simply an extension of law of diminishing marginal utility, which are basically we can say relate to the consumptions of two or more commodities. This law of equilibrium utility is known as the various name as law of substitutional utility, or we can say the law of maximum satisfactions, or we can say the law of indifference satisfactions, or we can say the law of proportional rules, we can say, and also it is also be known as the Gaussian's second law. Student, this law of equimarginal utility state that consumer can obtain maximum utility from their limited income by allocations of its across different goods in such a way that the marginal utility derived from the last unit of each goods is equal. When a consumer divided a fixed budget amongst the consumptions of two commodities or more than two commodities, or we can say the multiple choices of the commodities, the point of maximum utility is reached when spending an additional units of currency on one goods yield the same marginal utility as expanding in another commodity. Because
each and every is an every units the consumer are prefer to consume. If they provide the less satisfaction than other commodities, consumers where consumer prefer those commodities which are providing him more satisfaction, more utility. So this law of substitutions assume consumer have preferred perfect information and act rationally to maximize their satisfactions from consumption. This is a basic concept of the law of equimarginal utility. For Hindi medium student, the same content is in this way. छात्रों, इसके पहले की क्लासेस में मैंने आपके साथ चर्चा किया था लॉ ऑफ घटती हुई सीमांत उपयोगिता का सिद्धांत। यह सिद्धांत घटती हुई सीमांत उपयोगिता के सिद्धांत का एक एक बृहद स्वरूप है, एक बड़ा बदलता हुआ स्वरूप है जो इसके एक कदम आगे की बात करता है। सम सीमांत उपयोगिता मुख्यतः दो या दो से अधिक वस्तुओं की घटती हुई सीमांत उपयोगिता के नियम का एक विशाल मात्रा है। वहां हमने इंडिविजुअल कमोडिटीज के बारे में बात की थी, और यहाँ पर अगर एक से अधिक वस्तुएं हैं उपभोग के लिए और दोनों ही वस्तुओं में सम सीमांत गिरती हुई उपयोगिता प्राप्त हो रही है, तो उपभोक्ता उस गिरती हुई उपयोगिता के विकल्प में किस विकल्प का चयन करेगा जहां उसे समान संतुष्टि की प्राप्ति होगी। इसी को बताने वाला यह सिद्धांत लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के नाम से, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी के नाम से जाना जाता है। इस सिद्धांत के बहुत सारे नाम हैं। पहला है प्रतिस्थापन का नियम भी कह सकते हैं, इसे हम अधिकतम संतुष्टि का नियम भी कह सकते हैं, इसे हम उदासीनता का नियम भी कह सकते हैं, इसे हम अनुपातिक संतुष्टि का नियम भी कह सकते हैं। और चूंकि प्रोफेसर गोशन ने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के बाद इस सिद्धांत को दिया था, इस नाते इसे हम गोशन का दूसरा लॉ भी कह सकते हैं। सम सीमांत उपयोगिता का नियम वास्तव में यह बताता है कि उपभोक्ता अपने सीमांत आय से, जो उसकी दी गई निश्चित आय है, उस आय से अधिकतम उपयोगिता प्राप्त कर सकता है, और इसके लिए उसे किन किन वस्तुओं को किस प्रकार से कंज्यूम करना पड़ेगा, उपभोग करना पड़ेगा, या उपभोग क्रम को किस रूप में विभाजित करना पड़ेगा। प्रत्येक वस्तु की अंतिम इकाई जब उसको एक बराबर समान सम सीमांत उपयोगिता प्रदान करती है, तो वहीं पर उपभोक्ता उसे अधिकतम संतुष्टि के बोध के रूप में लेता है। यही बताने का यह सिद्धांत है। इसीलिए इसे कहते हैं कि जब उपभोक्ता एक अपने निश्चित बजट में एक निश्चित इकाई के रूप में या एक निश्चित बजट में विभिन्न वस्तुओं की निश्चित मात्रा को इस क्रम में रखता है जहां पर उसको सम सीमांत उपयोगिता प्राप्त होती है, समान उपयोगिता प्राप्त होती है, इसी बताने वाले सिद्धांत को ही हम सम सीमांत उपयोगिता का सिद्धांत अथवा इक्वी यूटिलिटी कर्व के रूप लॉ के रूप में भी हम जानते हैं। उपभोक्ता के पास यह सिद्धांत के तहत यह माना जाता है कि वस्तुओं के बारे में पूर्ण जानकारी होती है वो, और उपभोक्ता अपने संतुष्टि को सदैव अधिकतम करना चाहता है, और एक्चुअली वह उसको रेशनली डिफाइन करना चाहता है, तुलनात्मक दृष्टि से अध्ययन करना चाहता है। इसीलिए यह सिद्धांत महत्वपूर्ण सिद्धांतों में जोड़ा जाता है। आइए छात्रों, इसी विचारधारा को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं कि यह सैद्धांतिक रूप से किस रूप में है। तो समांतर प्रश्न यह आता है या ये जानकारी मिलती है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज एक्चुअली इज बेस्ड ऑन द cardinal approach. This law is stand by Lipse in the following words. First is the household maximizations. The units or utility will so allocation the expenditure between commodities that the utility of the last penny expend on each item is equal, while the consumption, the consumer are prefer their all units what they want to expense on the consumption of the commodities, while the consumption they are all penny of income, or we can say the last income must be have to provide the maximum satisfaction. This is the observation of this theory, students. As we know, every consumer has unlimited wants, as told by Professor Robbins, and however the income this disposal at any time is limited. The consumer is therefore faced with a choice among many commodities that he can and would like to pay. He therefore consequently or unconsequently compress the satisfaction with the obtained from the purchase of the commodities and the price which the pay by him. If he thinks the utility of the commodities is greater or at least equal to the loss of units of money price, he buys that commodities. And he
by that price of the commodities is equal to their utility. And if the various commodities combination is equal to on the point, it is shown by the law of equimarginal utility. As he buy more and more of that commodity, the utility of uh, that commodities, that particular commodities, is successively units begins to diminish. As earlier we have to discuss about the law of diminishing approaches. Stop for the purchase of the commodities at a point where the marginal utility of the commodities and its price are just equal. If he puts the purchase further from his point of equilibrium, then the marginal utility of the commodities will be less than that of the price, and the household will be loser, household will be lost their utility. A consumer will be a equilibrium with a single commodities. Symbolically, it is a concept of this utility. For the Hindi medium students, इसके पहले हम लोगों ने बात की थी कि उपयोगिता का जो मापन है वो कॉर्डिनल अप्रोच के ऊपर डिपेंड करता है। यह सिद्धांत बेसिकली कॉर्डिनल अप्रोच के ऊपर ही आधारित है। कॉर्डिनल अप्रोच के तहत हमने ये बताया था, प्रोफेसर लिम्से का ये नियम था, ये बताया था कि उपभोक्ता की उपयोगिता को मुद्रा रूपी पैमाने से मापा जा सकता है और उस पैमाने के ही आधार पर इस उपयोगिता की सिद्धांत की व्याख्या भी की गई है। और यहाँ स्पष्टता मैं कह दूं कि प्रोफेसर लिप्से का वर्ड समसीमांत उपयोगिता के लिए एकदम परफेक्ट पड़ता है, जहां उसने कहा था कि उपयोगिता को अधिकतम करने वाला परिवार वस्तुओं के बीच व्यय को इस प्रकार से विभाजित करेगा कि प्रत्येक वस्तु पर खर्च किए गए अंतिम पैसे का उपयोगिता समान हो। इसका मतलब उपभोक्ता इतना अवेयर है कि वो अपने हर इकाई से कम इतनी उपयोगिता प्राप्त करेगा जो इसकी पहले की इकाई के रूप में बराबर हो या पहले दूसरे वाले विकल्प के रूप में बराबर हो। और किसी विकल्प से उसे कम उपयोगिता मिलेगी जबकि उसके पास विकल्प उपलब्ध है, तो वह ऐसे विकल्पों का चयन नहीं करेगा। जैसा कि पहले भी मैंने इस बात के बारे में चर्चा किया है प्रोफेसर रॉबिन्स वाले विचारधारा के बारे में कि वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड, रिसोर्सेज आर लिमिटेड। उपभोक्ताओं की इच्छाएं असीमित हैं, हालांकि किसी भी समय पर उस इच्छाओं को पूरा करने के लिए जो उसके पास साधन है वो साधन सीमित है। इसलिए उपभोक्ता को कई सारी जटिलताओं का सामना करना पड़ता है। उसके सामने सबसे बड़ी जटिलता यह है कि कई वस्तुओं में से उसको चुनना एक को ही है, क्योंकि उसके पास सभी वस्तुओं के लिए भुगतान करने का साधन नहीं है। और अगर वो करना चाहे भी तो भी वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके पास उधार लेने की क्षमता नहीं है, या इस सिद्धांत में हमने क्रेडिट वाला ऑप्शन भी नहीं मान के रखा हुआ है। तो इसीलिए वह सचेतन अथवा अचेतन दोनों ही प्रकार की वस्तुओं के प्राप्त करने के बारे में जो उसका प्राप्त संतुष्टि है, उसी के लिए वो चुकाई गई कीमतों के माध्यम से ही अपनी उपयोगिता को पूरा करेगा, अपनी उपयोगिता को वहीं पर सीमित कर लेगा। यदि उसे लगता है कि वस्तु की उपयोगिता मुद्रा की उपयोगिता की हानि से अधिक या कम से कम बराबर है, तो वह कम से कम उस वस्तु के उपभोग को खरीद लेगा। जितना वह पे कर रहा है, अगर उससे ज्यादा उसकी उपयोगिता है, उसका पे एट अमाउंट कम है या कम से कम उतना बराबर है जितना उस वस्तु की उपयोगिता प्राप्त हो रही है, तो उसे वो परचेज कर लेगा। लेकिन जैसे जैसे उस वस्तु को और अधिक मात्रा में उपभोग करेगा, उसे हर अगली इकाई से मिलने वाली उपयोगिता फिर से गिरेगी और अब उसकी उपयोगिता उसके द्वारा भुगतान की गई मुद्रा से कम हो जाएगी। ऐसी अवस्था पर वो उपभोग को बंद कर देगा। इसी विचारधारा को स्पष्ट करने के लिए यह सिद्धांत बनाया गया है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि समसीमांत उपयोगिता का सिद्धांत उपभोक्ता के उपभोग के विकल्पों को बताने की बात करता है, जहां पर उपभोक्ता दो से अधिक वस्तुएं या एक से अधिक वस्तुओं के कई सारे विकल्पों को चयन करने की बात करता है। ये इंडिफरेंस ग्रुप से थोड़ा सा बृहद विचारधारा को स्पष्ट करने की बात करता है। फर्दर स्टूडेंट्स, इसकी उपयोगिता को मापने का एक तरीका है, मैंने पिछली बार दिया था आपको, MUX इक्वल टू PUX। ये उसकी सीमांत उपयोगिता या प्रति इकाई उपयोगिता को मापने का एक सरल सा तरीका है। इसी के आधार पर हम यहाँ देख सकते हैं अगले पॉइंट्स के अंतर्गत कि while the consumption of the commodities, a prudent consumer is in order to get the maximum satisfaction from the limited means compare not only the utility of a particular commodities and the price, but also the utility of the other commodities which he has by with his scarce resources. Students, if he find that a particular expenditure in one use is yielding less utility than that of other, he will try to transfer a unit of expenditures from the commodities yielding less marginal utility. Students,
The consumer will reach his equilibrium positions when it will not be possible for him to increase the total utility by uses. The positions of equilibrium will be reached when the marginal utility of each commodity is in promotions to its price, and the ratio of the prices of all goods is equal to the ratio of the marginal utility. Students, the consumer will maximize total utility from his income when the utility from the least rupees is spent on each goods in the same algebraical order. Students, marginal utility of A is divisible by price of A is equal to marginal utility of B. Formally, we can say the marginal utility of A is equal to marginal utility of B is equal to marginal utility of C is equal to marginal utility of other the numbers they have to consume. So here we can say the marginal utility of A, B, C and number of the commodities if equal, then consumer get the equal satisfaction, and this is be declared by the this is explained by the थ्योरी. स्टूडेंट्स, फॉर हिंदी मीडियम्स, एक एक जागरूक उपभोक्ता अपने सीमित संसाधनों से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने की कोशिश करता है. न केवल वो कोशिश करता है, बल्कि वो किसी विशेष वस्तु की उपयोगिता और कीमत की तुलना भी करता है. ऐसा प्रोफेसर गोशन का भी मानना था और बाद के भी तमाम अर्थशास्त्रियों का उनका मानना था. लेकिन उनका यह कहना है कि अपने सीमित संसाधनों से खरीदी जाने वाली सभी वस्तुओं की उपयोगिता की तुलना वो करता है, और उसे यदि ये पता चल जाए कि उसके एक वस्तु के उपभोग से उसे किसी विशिष्ट प्रकार का लाभ मिल रहा है, तो वो उसी वस्तु की तरफ आगे बढ़ने की बात करता है. किंतु अगर उसे इस बात का एहसास हो जाए कि वो किसी एक वस्तु का जो उपभोग किया जा रहा है, कर रहा है, कोई दूसरे विशेष वस्तु के उपभोग की तुलना में उसे से कम उपयोगिता प्रदान कर रहा है, तो वह समानतः जिस वस्तु की उपयोगिता ज्यादा होगी उन्हीं वस्तुओं की उपयोगिता की तरफ आगे बढ़ जाएगा. ठीक इसी सेंस में हम यह भी कह सकते हैं छात्रों कि अगर वो उससे को कम उपयोगिता प्राप्त होगी तो उस विकल्प को छोड़ करके अधिक अधिक उपयोगिता वाले विकल्प की तरफ वो भागने की कोशिश करेगा, और इसी के विकल्प को हम जब वो अधिक उपयोगिता वाले वस्तु की बात करेंगे मैक्सिमम यूटिलिटी पॉइंट भी कहते हैं. मापा कैसे जाए इस उपयोगिता को? अगर मात्रा के रूप में कॉर्डिनल अप्रोच में कहा जाए तो मार्जिनल यूटिलिटी उस वस्तु से जो प्राप्त हो रही है और उस वस्तु को किस कीमत पर तुमने खरीदा हुआ है उससे भाग दे देंगे. इसका मतलब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ए इज डिविजिबल बाय मार्जिन इज डिविजिबल बाय प्राइस ऑफ द ए. अगर यह मार्जिनल यूटिलिटी सेकेंड वाले के बराबर है और यह मार्जिनल यूटिलिटी थर्ड के बराबर है, तो जिससे नंबर ऑफ द कमोडिटी जिसकी उपयोगिता बराबर होगी, जहां ये उपयोगिता बराबर होगी वहीं पर समानता हम लोग कह सकते हैं कि जहां पर ये उपयोगिता बराबर होगी वहीं पर समसीमांत उपयोगिता का सिद्धांत लागू होगा. यहाँ भी आप देख सकते हैं ए बी सी पॉइंट से इसी के रूप में दिखाया गया था. मार्जिनल यूटिलिटी ए के लिए, आगे बी के लिए, आगे सी के लिए, और एन जो है नंबर ऑफ कंज्यूमर के रूप में यहाँ पर शो कर रहा है. आगे assumptions of the law of equal marginal utility. As earlier we told, this is the expansion of the law of diminishing marginal utility, where the law of diminishing marginal utility and it copied the all assumptions of the law of equal marginal utility and some added some new assumptions. First, independent utility. While the consumptions of the commodities, it assumed that the marginal utility of the different commodities are independent of each other and diminishing with more and more purchase qualities. Further, the second assumption is the constant marginal utility of money. As we have money, as we have a amount, and we want to consume the commodities, but while the consumption, when we saw that the random amount of the money is very teeny, is very less, then the marginal utility is increases for us. But during this observation, it is the assumptions of the Professor Gosen that constant marginal utility of money, this marginal utility of many remains constant to the consumers, and he spend more and more of it on the purchase of goods. Further, the next assumption is, students, utility is cardinal and measurable. It is the assumptions of this theory. And further, the last assumption is every consumer is rational in the
purchase of goods and services. These are the four new assumptions. Students further will say that the assumptions deals with the law of diminishing marginal utility is also be the part of this theory. So for हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, सम सीमांत उपयोगिता में जो मान्यताएं थी उस मान्यताओं को यह सिद्धांत भूलता नहीं है। यह सिद्धांत उन मान्यताओं को भी इसमें अडॉप्ट करता है और इसके अलावा कुछ नई मान्यताओं को भी अडॉप्ट करता है, जिसके अंतर्गत पहली मान्यता है कि स्वतंत्र उपयोगिता, जिन वस्तुओं को उपभोग करने की वो बात कर रहा है उनकी उपयोगिता फ्री इंडिपेंडेंट होगी। उसकी उपयोगिता समानता ये कहा जाए कि उस वस्तु जो है वो अपने में स्वतंत्र होगा। अगर वो किसी वस्तु के साथ कंबाइंडली यूज होगा तो वो इस स्टडी का पार्ट नहीं होगा। जैसे ब्रेड और बटर अलग अलग इस स्टडी के पार्ट नहीं होंगे, एक साथ अगर होंगे तो इस स्टडी के पार्ट होंगे। साथ ही मुद्रा की सीमांत उपयोगिता मैंने पहले भी बताया था कि जैसे जैसे उपभोक्ता के पास मुद्रा की मात्रा कम होती है वैसे वैसे मुद्रा के प्रति उसका लगाव बढ़ता चला जाता है। अर्थात मैं ये कह दूं कि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता मुद्रा की मात्रा के घटने के साथ साथ बढ़ने लगती है, और ऐसी अवस्था में उपभोक्ता उपभोग करने के बजाय अपनी सीमांत उपयोगिता को बचाने के में अगर प्रयासरत है तो वो इस स्टडी का पार्ट नहीं है। इस स्टडी में माना गया है कि उपभोक्ता को मुद्रा की मात्रा से मोह नहीं है बल्कि उसे वस्तु की गुणवत्ता से मोह है। अगली जो उपयोगिता है की मान्यता है, उपयोगिता मापनीय है एवं गणनीय है एवं मापनीय है। यह भी सिद्धांत करीब करीब ठीक ऐसा ही है जो इसके यूटिलिटी के कॉर्डिनल अप्रोच के बारे में पूरी करने की बात करता है। और अंतिम इसकी जो मान्यता है वो यह है कि प्रत्येक उपभोक्ता वस्तुओं की खरीद में विवेकशील होता है। अगर वो विवेकशील नहीं होता तो इस सिद्धांत की उपयोगिता को अडॉप्ट कर पाना ही संभव नहीं था। इसीलिए यह सिद्धांत जो है इसकी चौथी मान्यता पर है कि उपभोक्ता उपभोग के दौरान विवेकशील है। अब ध्यान से देने की बात है केवल ये चार मान्यता ही नहीं है, वो सारी मान्यताएं जो प्लेस प्राइस एंड टाइम के साथ जुड़ा हुआ था, जो इसके अलावा और भी जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के साथ मान्यताएं जुड़ी हैं वो सारी मान्यताएं इसके बीच में जोड़ा जा रहा है, इसके बीच में एडिंग किया जा सकता है। आइए इसके आगे इसे ग्राफ के रूप में देखते हैं। ये एग्जाम्पल्स एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ द लॉ ऑफ इक्विटी मार्जिनल यूटिलिटी है। पहले टेबल के रूप में देखा जा सकता है छात्रों। दो वस्तुएं हैं, एक ए है जिसको हमने एप्पल नाम दिया है, दूसरा बी है जिसको हमने ऑरेंज नाम दिया है। समानतः एप्पल को हम दोनों की तुलना में ज्यादा सुपीरियर मानते हैं, इस नाते एप्पल को हमने यहाँ पर एक के रूप में रखा है, इसको सुपीरियर कमोडिटीज के रूप में रखा है, जिसकी पहली इकाई से हमको 12 इकाई की उपयोगिता प्राप्त हो रही है। चूंकि मैंने कहा ना इस सिद्धांत में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी भी लागू होता है, बिना उसके लॉ ऑफ इक्विटी मार्जिनल यूटिलिटी का कोई वजूद नहीं है। तो ऐसी स्थिति में ये सुपीरियर कमोडिटीज है तो उसे मैं मान के चल रहा हूं कि उसको 12 पहली इकाई से उपयोगिता मिल रही है, दूसरी इकाई से 10 उपयोगिता, अगली से 6 8, अगले से 6, उसके बाद 4, उसके बाद 2, इस ऑर्डर में उसको उपयोगिता प्राप्त हो रही है। ठीक वहीं बी वस्तु ऑरेंज जो समानता हमारे बोलचाल की भाषा में एप्पल की तुलना में ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, यद्यपि किसी व्यक्ति का अपना इंपॉर्टेंट हो सकता है, बट इस ऑब्जर्वेशन में हम ये मान रहे हैं कि एप्पल की तुलना में ऑरेंज गिफिन कमोडिटीज है। तो ऐसी अवस्था में एप्पल की कीमत ज्यादा होने के नाते एप्पल से उसको 12 10 8 6 4 2 उपयोगिता मिली, और ऑरेंज की उपयोगिता उससे थोड़ी सी कम मैं शुरू कर रहा हूँ 10 8 6 4 2 और 0 से। अब अगर उपभोक्ता के पास एक इकाई को उपभोग करने की क्षमता है तो वह क्या करेगा, वो केवल एप्पल की एक इकाई को उपभोग करेगा, क्योंकि एप्पल की एक इकाई से उसको मिलने वाली उपयोगिता 12 के बराबर है। अच्छा, अगर उसे 2 इकाई की उपयोगिता कंज्यूम करना है या 2 इकाई की उपयोगिता उसके पास सामर्थ्य है तो क्या करेगा, दूसरी इकाई वह किसी दूसरे हिसाब से लेगा, दूसरे वस्तु को लेगा, क्योंकि एक इकाई को पहले वो उपभोग कर चुका है। और दूसरी भी बात यह है कि दूसरी दोनों ही वस्तुओं की दूसरी इकाई से उपयोगिता उसको 10 10 के बराबर मिलेगी। तो ऐसी अवस्था में वो ए के बजाय प्रेफर किसको करेगा, बी कमोडिटी करेगा। सी के साथ भी वही कंडीशन है, तीसरी वस्तु के साथ उसकी 10 उपयोगिता है। ऐसे ही चौथी के साथ 8 की वाले वस्तु के साथ 4 उपयोगिता है, पांचवी के साथ 4 उपयोगिता है, छठवीं के साथ भी अगली वस्तु की बात कर ले, छठवीं के साथ हाँ यहाँ देख सकते हैं हम तीसरी इकाई के साथ हमको हमको 10 उपयोगिता मिली, और चौथी इकाई के साथ हमको 8 उपयोगिता मिली, पांचवी के साथ भी हमको 8 उपयोगिता मिल रही है, छठवीं के साथ 6 उपयोगिता मिली, और सातवीं वस्तु को जब हम उपभोग कर रहे हैं तो ए वस्तु की हमें उपयोगिता मिल रही है 6 के बराबर में। अगर हम इससे और आगे बढ़ते हैं तो आठवीं वस्तु के लिए हमको 4 उपयोगिता मिल रही है, तो हम प्रेफर किसको करेंगे, बी कमोडिटीज को करेंगे। और ऐसे ही फिर बात आ गई छठवीं 9वीं इकाई के लिए 4 उपयोगिता के रूप में
ए कमोडिटी के साथ। और फिर आगे अगर हम 10 इकाई यूज करते हैं तो हम कहाँ पहुंचेंगे, हम पहुंचेंगे फिर से एप्पल के ऑरेंज के ऊपर, जहां पर हमको प्रति इकाई उपयोगिता मिलने वाली है 10 के बराबर। आगे आते हैं, अगर हम और आगे बढ़ते हैं तो फिर एप्पल को यूज करेंगे, क्योंकि एप्पल की उपयोगिता हमको क्या है, 11वीं इकाई के रूप में प्राप्त हो रही है, और जहां पर हमको उपयोगिता प्रति इकाई 2 की प्राप्त हो रही है। लेकिन आगे अगर आप देखते हैं तो चूंकि अगली इकाई हमारी ऑरेंज की है, जिसको हमको 0 उपयोगिता प्राप्त हो रही है, तो ऐसी अवस्था में हम उपभोक्ता यहाँ पर अपने उपभोग को क्या कर देगा, अपने आप सेट कर देगा, जहां पर उसे वस्तु को भुगतान किए बिना ही वस्तु का उपभोग, अगर वो उसके हैबिट्स में है तो स्वतः क्या करेगा, इस वस्तु के उपभोग को यहीं पर जाकर के एंड कर देगा। मैंने पहले भी कहा था कि जब मार्जिनल उपयोगिता शून्य हो जाती है तो उसको कुल उपयोगिता जो है अधिकतम प्राप्त होती है। अब इसी डायग्राम को, अगर इसी टेबल को ध्यान में रखें तो हम आते हैं कि पहला कंसेप्ट जरा देखिए, उसको लाभ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी कहाँ मिलेगा, एप्पल की 2 इकाई और ऑरेंज की 1 इकाई पर। यहाँ पर mu ऑफ x इज इक्वल टू mu ऑफ y, या मैं ये कह दूं mu ऑफ x1 इज इक्वल टू mu ऑफ x2। क्यों ऐसा है, क्योंकि दोनों से उसको उपयोगिता समान मिल रही है, 10 मिल रही है। ठीक इसी प्रकार से अगले इकाई पर हम जाएंगे तो यहाँ दोनों की उपयोगिता 8 है, यह हमारा दूसरा पॉइंट होगा। पहला पॉइंट हमारा ये था, तो ऐसी अवस्था में दूसरे पॉइंट हमें यहाँ मिलेगा। इसकी स्थिति क्या होगी, mu ऑफ x2 इज इक्वल टू mu ऑफ x mu ऑफ y2। अगर फर्दर की मैं बातें करूं तो ये तीसरी इकाई के साथ भी हो सकता है, mu ऑफ x3 इज एज इक्वल टू mu ऑफ x y4 की मैं बात कर रहा हूं। वहां भी यही समस्या है कि उसे दोनों की उपयोगिता यहाँ समान मिल रही है। और आगे यहाँ हम आते हैं चौथी इकाई के लिए भी ये देख सकते हैं, जहां पर हम एप्पल की 4 उपयोगिता मिल रही है और वहीं पर हमको बनाना की भी 4 उपयोगिता मिल रही है, तो यहाँ पर हमारा संतुलन का बिंदु स्थापित होगा। इसी तरीके से हम इसको देखने की बात कर सकते थे। अब आइए इसी को एक डायग्राम के रूप में प्लॉट करने की बात करते हैं। यहाँ पर हमने डायग्राम में ओ एक्स एच और वाई एच की वो प्लॉटिंग कर दिया है। ओ एक्स एच पर हम समानता एज यूजुअल पहले भी मैंने चर्चा के साथ किया हुआ है, ओ एक्स एच पर हम एक्स बस को दिखाते हैं, यहाँ पर ए आप मान सकते हैं, और वाई एक्स पर हम बी बस को दिखाते हैं, यहाँ पर आप उसको ऑरेंज मान सकते हैं। आइए पहले एप्पल की इकाई से हमको ओ वाई एक्स पर हमने एप्पल को दिखाया हुआ है, तो पहली इकाई से हमको कितनी उपयोगिता मिल रही है, 12 की मिल रही है। दूसरी इकाई जब हम वो करते हैं तो कितनी मिल रही है, 10 की मिल रही है। तीसरी इकाई जब हम वो करते हैं तो हमको प्राप्त होने वाली उपयोगिता 8 के बराबर मिल रही है। चौथी इकाई को उपभोग करने के दौरान हमको उपयोगिता कितनी मिल रही है, 6 के बराबर मिल रही है। और पांचवी इकाई को जब हम उपभोग करते हैं तो उपयोगिता हमको कितनी मिल रही है, 5 के बराबर मिल रही है। और अगली इकाई को जब हम उपभोग करते हैं तो हमको उपयोगिता जो है उसके शून्य की प्राप्ति होगी। इन सभी पॉइंट को मैं एक साथ मिला देता हूँ और बाद में इसे एक रेखा के रूप में प्लॉट कर देता हूँ। ये तो रहा mu ऑफ x की बातें। अब यही प्रक्रिया अगर वो mu ऑफ b के लिए भी कर लेता है, क्योंकि b a की तुलना में इंफीरियर कमोडिटीज है, तो पहली इकाई इसकी उपयोगिता 12 के बजाय 10 से शुरू होगी। इसी ग्रुप में ऑब्जर्व कर लेते हैं, पहली इकाई से उसको उपयोगिता कितनी मिल रही थी, 10। दूसरी इकाई से 8। तीसरी इकाई देखते हैं, तीसरी इकाई से उसको उपयोगिता 6 मिल रही है। चौथी इकाई से उपयोगिता कितनी मिल रही है, 4 मिल रही है। और पांचवी इकाई से उपयोगिता क्या मिल रही है उसको, 2 मिल रही है। और आगे अगर आप बढ़ना चाहें तो इसे हम छठवीं इकाई के लिए 0 मान सकते हैं और सातवीं इकाई के लिए -2 भी मान सकते हैं। फिलहाल -2 में मैं नहीं जाता हूँ और इसकी उपयोगिता जहां पर 0 प्राप्त हो रही है वहीं तक लेके चलता हूँ। इसे क्या नाम कर दिया जा सकता है, mu ऑफ b, इसको नाम कर दिया जा सकता है, जैसा कि मैंने आपको रेखाचित्र के द्वारा स्पष्ट करने की कोशिश की। और कुछ पॉइंट्स को लेकर के आगे बढ़ते हैं। अब उपभोक्ता को सम सीमांत उपयोगिता कहाँ प्राप्त होगी, जहां पर यहाँ देखिए एक्स कमोडिटीज और वाई कमोडिटीज दोनों की उपयोगिता बराबर है, 10-10 है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर क्या होगा, सम सीमांत उपयोगिता का पहला बिंदु, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, mu ऑफ x इक्वल टू mu ऑफ y के रूप में इसको हम डिनोट करेंगे। दूसरा क्या है ऑप्शन, 8 उपयोगिता है, जहां पर ए की भी और बी की भी उपयोगिता समान है, तो यहाँ क्या बनेगा, mu ऑफ x2 इक्वल टू mu ऑफ y2। अगले में भी वही बात है, mu ऑफ x3 इक्वल टू mu ऑफ x mu ऑफ x3 इक्वल टू mu ऑफ x y3 की बात मैं कर रहा हूँ। अगला यही प्रक्रिया x4 के साथ भी है और यही प्रक्रिया आपके f5 के साथ भी होगा। तो ये करीब करीब जो है हर जगह पर उपभोग करने की स्थिति हुआ है कि उपभोक्ता तभी दो वस्तुओं के उपभोग के विकल्प को चयन करेगा जब उसको प्राप्त होने वाली उपयोगिता
समान के रूप में प्राप्त होगी। तो ये एम यू ऑफ x1 इक्वल टू एम यू ऑफ x2, आगे है एम यू ऑफ u1 इक्वल टू एम यू ऑफ b2, ऐसे ही एम यू ऑफ a3 इक्वल टू एम यू ऑफ b3। तो ये क्रम इसी के रूप में बनता हुआ आपके सामने देखने के लिए स्पष्ट है। अब लिमिटेशंस क्या है, ये सिद्धांत समसीमांत उपयोगिता का सिद्धांत पहला है, इट इज द लिमिटेशन ऑफ द थ्योरी इज इफेक्ट ऑन द फैशन एंड custom. This theory is not to be applied during the fashion and custom. Whatever you fashions have to make, but it is not with the matter of equimarginal utility. So further we can say the limitations of this theory. Another limitation is ignorance or careless. If the consumer are ignorance or careless, this theory will not be applied on the circumstances on this analysis of the consumer law of equimarginal utility. Third observation is, students, third limitation is the invisible utility के लिए भी यह सिद्धांत लागू नहीं होता है. This theory is not this if the unit of the expenditure is not visible, then the against of the law may income imperative. This is the another objectives of the theory. And last one is the students freedom of choices are also with the limitations of this theory. If there is no perfect freedoms between the various alternatives, the operation of the law may be implied. Then this theory is what the means of this theory. So on this is the limitations of this theory, law of equimarginal utility. फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, फैशन और रीति रिवाजों के दौर में यह सिद्धांत लागू नहीं होता। यह वहां पर इसकी सीमाएं हैं, ये उस घटकों की बात नहीं करता है या उसकी व्याख्या सही करने में स्पष्ट नहीं है। अज्ञान और ये भी कह सकते हैं लापरवाह उपभोक्ता के लिए यह सिद्धांत लागू नहीं है। ये अवेयर कंज्यूमर के लिए यह सिद्धांत लागू है। यह किसी भी अवस्था में अज्ञानता वाले कंज्यूमर और लापरवाही वाले कंज्यूमर के लिए सिद्धांत लागू नहीं होता है। अगला जो इसकी मान्यता है, अविभाज्य इकाइयां। अगर कोई भी व्यक्ति अगर वस्तुओं को छोटी छोटी मात्रा में विभाजित करने की बात कर रहा हो तो यह सिद्धांत वहां पर लागू नहीं होता है। और अंतिम है चुनने की स्वतंत्रता। उपभोक्ता किसी भी वस्तु का चयन कर देगा और उस चयन के बदले वह उपभोग के संतुष्टि का ऑब्जर्वेशन कर सकता है। ये इसके लिए यहाँ पर स्वतंत्र है। यह सिद्धांत उसी की व्याख्या करता है। यह सिद्धांत वहां पर जो है अपनी सही व्याख्या को करने में स्पष्ट होता है। तो आज की क्लासेस के लिए इतना। अगला टॉपिक जो हमारा छात्रों इंपॉर्टेंस ऑफ द लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम है। तो यह सिद्धांत समानता है, प्रैक्टिसेस में बहुत है, चलन में बहुत ज्यादा है, क्योंकि यह लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम यूटिलिटी एक्चुअली डिफाइन द वेरियस प्रोसेस, वेरियस प्रिंसिपल्स ऑफ द लॉ. सो दिस थ्योरी this is the first importance of this theory. Another one is the in addition to its applications of the consumer, it applied equal to the money or product of their theory distributions. That in the theory of operations, it is applied on the substantial of various form. So this is another importance of this theory, students. For the third importance of this theory is the equal marginal rules also guided the individual in the expanding of his savings or different types of the assets. So this is another importance of the theory. This is another qualities of the theory. हिंदी छात्रों के लिए इसी कंटेंट को इस रूप में रखा जा सकता है कि सम सीमांत उपयोगिता का नियम अत्यंत व्यवहारकारी महत्व रखता है, व्यवहारिक महत्व रखता है। प्रतिस्पर्धात्मक सिद्धांत का प्रयोग, प्रतिस्पर्धात्मक या प्रतिस्थापन सिद्धांत का प्रयोग लगभग हर क्षेत्रों में लागू होता है। तो ऐसी अवस्था में सिद्धांत की उपयोगिता वहां पर प्रभावित होती है। इसके साथ साथ उपभोक्ता के अनुप्रयोग के अलावा भी यह सिद्धांत उनकी व्याख्या करता है, उनके सिद्धांत की चर्चाओं में शामिल होता है। इस नाते यह भी उसकी उपयोगिता को सम्मिलित करता है। सम सीमांत उपयोगिता का निदान व्यक्तिगत बचत के बारे में भी लागू होता है, उनकी भी बात करता है। तो यह सिद्धांत वहां भी उपयोगी साबित होता है। आगे की कक्षाओं में इसके बारे में चर्चा होगी। तो ये था छात्रों आज के क्वेश्चन से जुड़ा हुआ टॉपिक। कोई प्रश्न अगर आपका हो तो इस चैनल के
डिस्कशन के दौरान, देखने के दौरान आप इसको क्वेश्चन आंसर सेशन में अपने नाम और आप कहाँ से हो ये नाम डाल करके आप भेज सकते हैं। कोशिश करूंगा आपके हर क्वेरी के बारे में आपको एक अच्छा परफेक्ट सॉल्यूशन देने की कोशिश कर सकता हूँ। अगली क्लासेस में छात्रों जिस विषय पर हमें चर्चा करनी है वो विषय हमारा है टाइप ऑफ गुड्स। इस विषय पर आपके साथ अगली क्लासेस में चर्चा होनी है। तब तक के लिए खुश रहिए और ज्यादा स्टडी को करते रहिए, जिससे कि आप पे कंटेंट आपके मदद करने के लिए खुद ही आ गया है, आपको सेंटेंस को ढूंढना ना पड़े। आज क्लास के लिए छात्रों इतना ही। धन्यवाद। आई होप ये क्लासेस आपको अच्छे लग रहे होंगे, विषय आपको समझ में आ रहा होगा। जो चीजें जिस पैटर्न पर लेकर के आपके साथ चर्चा की जा रही है उस पैटर्न तक आप तक पा रहा हूँ। अगर वीडियो अच्छे लग रहे हो, कंटेंट अच्छे लग रहे हो, मैटर अच्छे लग रहे हो, तो ऑफ कोर्स आप इस क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें, ताकि किसी भी प्रकार की सूचनाएं जो है आप तक सबसे पहले पहुंचाई जा सके। आज की क्लासेस के लिए छात्रों इतना ही। धन्यवाद।